Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to this channel, please let me tell you that we are Portugal Immigration Consultancy based in Lisbon. कोई भी सवालात है अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड, पोर्चुगल इमिग्रेशन, सिर्फ पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम सिर्फ पोर्चुगल इमिग्रेशन की पेपर वर्क और सर्विस प्रोवाइड करते हैं. वी रन कंपनी हियर, अल सफ़र के नाम से एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है पोर्चुगल में. और आपके अगर कोई सवालात हैं, कोई मदद चाहिए आपको, कोई सर्विस चाहिए आपको हमसे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके या ईमेल कर सकते हैं. Also, if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे D2 वीज़ाज़ के बारे में. D2 वीज़ा के बारे में इससे पहले भी हमने बात किया है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से ऐसे पेपर वर्क चाहिए, तो उसके बारे में आज हम तफसील से डिटेल में बात करेंगे. सर, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जी, तो आप सभी जानते हैं जैसे कि पोर्चुगल की जो ईजी प्रोसेस थी वो टेम्परेरी ऑन होल्ड चल रही है, स्पेशली जो आर्टिकल 88, 89 और जो लोग 92 और 122 करना चाहते थे डायरेक्ट यहाँ पे आके, जो लोग अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लिए हैं पहले से 88 या 89 में, तो फिर वो लोग भी अपने बच्चों के थ्रू भी कर सकते थे. तो उससे हट के जो दूसरे जो चीज़ें यहाँ पे जो चल रही हैं सारी डी कैटेगरीज, जैसे D7, D2 और नोमैड वगैरह, ये तीन ज़्यादातर चलते हैं. और वो लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है D2, जो कि बिजनेसमैन है या बिजनेस करना चाहते हैं. इवेंचुअली आप D7 पे भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब या फिर आपको बिजनेस करना होता है D7 पे, तो इवेंचुअली यू हैव टू एंड अप गेटिंग अ ट्रेड लाइसेंस. तो D7 ये है कि शुरू से ही आपको एक कंपनी आपकी होती है, कंपनी फॉर्मेशन होती है, एक ट्रेड लाइसेंस होता है, एक बिजनेस प्लान वगैरह होता है. तो उसको जो है तफसील से मैं आज एक्चुअली हम उसको जो है हम तफसील से आज आपको समझाने के लिए आए हैं. तो एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स और बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह के लिए ये D2 कैटेगरी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा वीज़ा है. कम टाइम पे आपका TRC भी आ जाता है. जो शुरू में डेफिनेटली लोग आते थे यहाँ पे आने के बाद 89 में जो करते थे अपनी ट्रेड लाइसेंस वगैरह करके, लेकिन वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो टाइम खींचे जाता था. लेकिन इसमें D2 में आपको डायरेक्ट जो है वीज़ा मिलता है और वीज़े पे आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते ही आपका बायोमेट्रिक होता है. बायोमेट्रिक करते ही आपको 1 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में कभी भी आपका TRC कार्ड आ जाता है. अच्छा, D2 आप अपने लिए अकेले इंडिविजुअल के लिए कर सकते हैं या सारी फैमिली के साथ एक साथ भी आ सकते हैं. एक तो आप अकेले आके यहाँ पे अपना TRC लेके फिर फैमिली यूनिफिकेशन करिए. दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि सारी फैमिली का D2 एप्लीकेशन वहां से ही अपनी होम कंट्री या रेसिडेंस कंट्री से वहां से ही आप कर सकते हैं. तो दोनों ऑप्शन है अवेलेबल. जी हाँ, D2 के लिए या जो भी कैटेगरी में आप जाते हैं, आपको NIF एंड NIS बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हम हमेशा अपनी सारे वीडियोस में बताते हैं आपको NIF हमेशा आपको यहाँ पर आते ही चाहिए, या आप जो भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको NIF चाहिए. तो NIF तो बड़ी आसानी से बन जाता है, 2-3 दिन के अंदर आपका NIF आ जाता है. लेकिन NIS के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है. अभी आपको जब आप NIS बनाते हैं, आपको उसमें कंपनी आपकी अगर फॉर्मेशन हो गई उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना है, या फिर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना है, या फिर आपकी एक्टिविटी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना है. ऐसे ही आपका जो NIS है अभी पहले की तरह नहीं बन रहा है, उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली अभी आई है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसमें से कोई जो भी एक डॉक्यूमेंट है वो लगाने पर ही आपका NIS फिर बनता है. तो ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हमेशा आते रहती है. हर थोड़े दिन में एक नया रूल, हर थोड़े दिन में थोड़ा सा चेंजेस बदलते रहती है. हमेशा एक ही तरह सिस्टम नहीं चलते रहता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी कुछ तब्दीलियाँ आती रहती है. तो अभी फ़िलहाल NIS में थोड़ी सी एक चेंजेस आई है. बिल्कुल, बड़ी आसानी से ये NIS बन जाता था और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता था. अब देखें, मुझे ये लोग की बात नहीं समझ नहीं आती है. अब NIS अगर नहीं बन रहा है तो उसके ऑल्टरनेट रास्ते हैं ना, जो 3 डॉक्यूमेंट्स को अभी हमदान ने आपको बताया, तो वो पहले आपको फिर वो 3 डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, तो कितना आपका खर्चा बढ़ गया ना. जो लोग जो सिर्फ साफ तरीके से आके बाद में कंपनी फॉर्मेशन करने वाले थे या जॉब देखने वाले थे या अपनी एक्टिविटी खोलने वाले थे, तो उनको NIS चाहिए. आपको टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए NIS तो चाहिए ना. तो वो एक चीज़ था. तो ये एक फिर मैं वही बोलता हूँ कि ये थोड़ा या पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करने की एक आदत है. सीधा अगर हर चीज़ चलती है, सीधा अगर
अगर कर देते हैं तो हर किसी के लिए जो है सहूलत हो जाती है। अब फिर वो एजेंट्स वगैरह के चक्कर हो जाएंगे, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा या फिर आपको ये सब चीज़ें करना, आप खर्चे बढ़ जाएंगे। पहले भी हुआ था तो पहले 1500 लोग लेते थे, 2000 लेते थे निस बनाने के लिए, जबकि वो बहुत कम में 100-200 मैक्सिमम 200 तक जो है आपको निस बन जाता था। लेकिन अभी फिर वही बात हो गई, फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं लोग। बहरहाल तो ये निफ और निस ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है वो होता है आपका बिजनेस प्लान। एक हो सकता है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग अगर बिजनेस चल रही है तो वही कंपनी का जो बिजनेस आपका चल रहा है उसी के ऊपर एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। बिजनेस प्लान ऐसा नहीं होता, एक पेपर का बिजनेस प्लान नहीं होता, दैट्स नॉट अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में आपको 5 से 10 पेजेस का एक कंप्लीटली 5 साल का बिजनेस प्लान आपको शो करना होता है कि यहाँ पे आके आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज आप रखने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप शुरू में करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में इतना होता है। यहाँ की गवर्नमेंट को आपके बिजनेस से कितना फ़ायदा होने वाला है, आप उनको कितने वर्कर्स लेकर कितनों की जॉब देने वाले हैं, कितने टैक्स पे करने वाले हैं, ये सारा प्रोसेस सारी आपको डिटेल में उनको समझाना पड़ता है, तभी आपको ये बिजनेस प्लान पे आपका ये वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं कि आप ये बस कपड़ों की हमारी शॉप है या हमारी ग्रॉसरी है या हम ये कर रहे हैं, छोटा सा एक पेपर पे लिख देंगे तो आपका कभी भी अप्रूव नहीं होगा। उसमें आपको डिटेल में आपको सारे जो भी पॉइंट्स है एक 1 by 1 में लिखना होगा, कितना आप इसमें लगा रहे हैं, कितना आप इसका रिटर्न आने वाला है, गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी आपका बिजनेस प्लान से ही आपका D2 अप्रूव होगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग आप कैसे करने वाले हैं, कितना उसमें बजट रखने वाले हैं, कितने एम्प्लॉयज़ आप हायर करने वाले हैं, कौन सा लोकेशन पोर्चुगल में कौन से शहर में आप करने वाले हैं, तो एक प्रॉपर एक बिजनेस प्लान होता है। उसको बिजनेस प्लान बनाने के बाद अच्छा फिर वो कंपनी का नाम होता है, वो कंपनी का नाम खरीदते हैं, फिर ट्रेड लाइसेंस बनता है। ट्रेड लाइसेंस में फिर वही जो बिजनेस आप मेन जो शो करने वाले हैं वो एक मेन एक्टिविटी उसकी होती है। अच्छा, दूसरी अच्छी चीज़ ये अभी हो गई है, हमने जैसे आपको पहले भी बहुत बार हमने D2 बनाया वीडियो, उसमें हम कहते थे कि आप खुद अपना ले लें, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि आपको कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए। आप खुद VFS अपॉइंटमेंट लेंगे तो अच्छा है, लेकिन हमने VFS अपॉइंटमेंट का काम शुरू कर दिया है। हम करते थे, लेकिन बस वही बात है कि अगर खर्चे कम हो रहे हैं और आप खुद ही अगर ले सकते हैं VFS का अपॉइंटमेंट वहाँ से, सिर्फ दुबई से, सिर्फ और सिर्फ दुबई से हम UAE से VFS का D2 का D7 का और नोमैड का अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। अगर आपको वो सर्विस चाहिए, इफ यू नीड दैट अपॉइंटमेंट सर्विस फ्रॉम अस, आप ले सकते हैं। तो बाकी D2 हम पूरा कंप्लीट D2 करते हैं। एक ही चीज़ हम नहीं करते, आज तक भी हम नहीं करते, वो है आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के ऑल्टरनेट तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कोई एक रियल स्टेट एजेंट वगैरह से 1 महीने का, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो जो ऑलरेडी दूसरी कंपनीज करती हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ शुरू से लोगों को कि अपना खुद का एक वाकई में एक एड्रेस यहाँ का पोर्चुगल का होना चाहिए। पोर्चुगल का एक साल का रेसिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, खरीदने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अगर यहाँ पे घर मिल जाता है तो उसके लिए आपको शेंगन वीज़ा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना बैंक अकाउंट और घर के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, डेफिनेटली ऑल्टरनेट तरीके हैं, कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है बैंक अकाउंट खोलना वहाँ से बैठे बैठे, इट्स एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगी, आपका ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस प्लान, ये सारी चीज़ें जब रेडी रहेंगी, यहाँ पे आते ही आपको घर मिल जाएगा, घर का एक जुनता होगा, जॉब हाउस कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप फिर ये बैंक में डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट इंशाल्लाह ताला खुल जाएगा। फिर जो अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा VFS में, वहाँ पे दुबई में, अभी सिर्फ दुबई की एग्जांपल दे रहे हैं हम, दुबई में जब टाइम आएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने वहाँ पे सबमिट करेंगे। ये सबमिट करने के बाद आपको 4 महीने का D2 का वीज़ा मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलता है आईमा ऑफिस का बायोमेट्रिक करने के लिए। चाहे आप अकेले आ रहे हैं या फैमिली के लिए आ रही है, फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो पूरी फैमिली के साथ अपॉइंटमेंट होगा बायोमेट्रिक का। अच्छा, D2 की सारी सर्विसेज हम देते हैं। जो फीसेस वगैरह है, वीज़ा की फ़ीस वगैरह जो है आपको वहाँ पे करना है। हम इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, आपको 1 साल का इंश्योरेंस शो करना होता है D7
और D2 के लिए, और आपको मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे चीज़ें हम करते हैं। बाकी जो फीसेस वगैरह हैं जो VFS में आपको पे करना है वो आपको खुद ही पे करना है अपने ही कार्ड से, अपने ही कैश, ज़्यादातर तो लोग कार्ड लेते हैं या तो वो सब चीज़ें आपको करना है। यहाँ के सारे चीज़ें हम करेंगे। ट्रांसलेशन, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में सुनिए मेरी बात, ये NIF रेडी हो गया, ट्रेड लाइसेंस सब हो गया। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वी नीड टू हैव योर मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट को फिर हम नोटरी करते हैं, अटेस्टेशन करते हैं। फिर आपके बच्चे अगर हैं तो बच्चों की भी यही सेम चीज़ होती है, नोटरी होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है, अपोस्टाइल करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, फिर अटेस्टेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मूफा से आपको वो डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। दुबई में अगर आप हैं तो दुबई में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ भिजा के हम उसकी नोटरी करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन वगैरह करके फिर हम वो डॉक्यूमेंट आपको भिजाएंगे। सबमिशन के दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ शो करना है, सबमिट करना है VFS में। तो D2 एंड D7 के लिए हमेशा आप कैपिटल अमाउंट थोड़ा बिल्कुल भी मत रखें। 5,000 10,000 अगर रखते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। आपको हमेशा कैपिटल अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। 25,000 से ऊपर ही आपका कैपिटल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमाउंट आपको देना है, आपके खुद के बैंक अकाउंट में आपको रखना है, या आपके खुद के पैसे हैं, सिर्फ आपको शो करना है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा वजन आता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसलिए चाहते हैं हम कि हमेशा ये कहते हैं कि आप कैपिटल अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखें। कम बजट में, कम पैसों में यहाँ पर आके सर्वाइव करना वैसे भी मुश्किल है। तो जो भी पैसा आप यहाँ पर आ रहे हैं अकोमोडेशन के लिए, बिजनेस के लिए, वो ऑलरेडी शो कर दे तो बेहतर होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका वीज़ा है लगने में आसानियाँ भी होंगी जी। और जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है उतना बड़ा कैपिटल आपको शो करना ज़रूरी भी है। यस, 25,000 भी बहुत कम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली अमाउंट शो करें कैपिटल। अगर आपको सिर्फ देखिए शो करना है, दिखाना है, किसी को देना नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। यहाँ पे जो पोर्चुगल में जो बैंक अकाउंट आपका बनाया है उसमें बस आपको वही 50,000 या 1,70,000 जो भी है, बड़ा से बड़ा अमाउंट। यस, बड़ी ज़्यादा फैमिली तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट बताइए। जो बिजनेस प्लान आप शो कर रहे हैं तो वो बिजनेस प्लान अगर फॉर एग्जांपल आप कोई गैराज खोल रहे हैं तो गैराज में 10,000 यूरो बता के तो नहीं हो सकता ना, 10,000 यूरो में गैराज नहीं खोल सका। एटलीस्ट आपको 1 लाख यूरो बताना है अगर आपको गैराज करना है तो गैराज, क्योंकि गैराज एक बड़ा बिजनेस है। आपको इक्विपमेंट्स होती हैं, सेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गैराज ऐसा ही नहीं है ना। हाँ, छोटी सी आप एक फूल की दुकान खोल के बैठे हैं तो फूल की दुकान में तो क्या है, सिर्फ एक फिट आउट करना होता है। 15,000 10,000 भी आप कैपिटल शो कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिव यू एग्जांपल। जितना बड़ा आपका बिजनेस है उतना बड़ा बिजनेस प्लान आपका कैपिटल अमाउंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड D2 से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी सर्विस आपको अगर चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन रीच अस एनी टाइम। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके ईमेल वगैरह करके आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आज की वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब देने का मकसद यही था कि बार बार लोग कॉल करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो हमने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाए जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। लोग पूछते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अपोस्टल कराना है, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ये छोटे छोटे सवाल, एक एक सवाल अलग अलग सबके जवाब देने से बेहतर है कि हमने सोचा है कंबाइन करके एक ही साथ में आपके सारे सवालों के जवाब दे, सबके थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन भी हो जाएगा। आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी बैठे बैठे आपके पेपर्स जो है वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बनाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमने आज का वीडियो बनाया। आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी करंट सिचुएशन भी आपको अपडेट कर देते हैं कि कई सारी पार्टीज जो देखिए यहाँ पे राइट विंग और लेफ्ट विंग पार्टीज है। और प्रेसिडेंट तो शुरू से प्रेसिडेंट तो वैसे भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि आर्टिकल 88-89 को ना बंद करें, क्योंकि देखिए पोर्चुगल चलता है इमिग्रेशन पे। और जो भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे एटलीस्ट वो अपने जो मिनिमम वेज अगर है तो वो उसकी जो टैक्स है वो पे तो करते ही है ना। हर कोई चाहे गरीब से गरीब हो तो वो अमाउंट पे करता ही है अपना।
ईवा जो टैक्स होता है वो ईवा पे करता है अपना, जो अगर मिनिमम वेज पे है किसी के पास जॉब कर रहा है तो वो टैक्स पे करता ही है। तो इनको चाहिए, और यहाँ पे इनके नेशनल्स बहुत कम है, यंगस्टर्स बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ से अभी देखिए, मैं शुरू से एक्चुअली कह रहा था, हमनान को मैं कह रहा था, ये यूरोप ये जो यूरो कप चल रहा है, ये मैं शुरू से ये कह रहा था कि ये जो यूरो कप चल रहा है उसकी तरफ से ये स्ट्रिक्टनेस आई थी। अभी जब गेम खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपनी जगह पे चले आएंगे, वो वापस पे नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो चेकिंग वगैरह जो चल रही थी यूरोप पे, यूरो कप की तरफ से ही चल रहा था, ये पूरे यूरोप में चल रहा था, सिर्फ पोर्चुगल में नहीं चल रहा था। चेकिंग वगैरह, ये जो वीडियोस वगैरह डाल रहे थे लोग, ये लोग कोई एंटी इमिग्रेंट्स, ये इमिग्रेशन इलीगल लोगों को पकड़ो, ये करो, वो रीजन से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये हर जगह पूरे यूरोप में चल रहा था। ये पूरे यूरोप में जो फुटबॉल चल रहा है, यूरो कप चल रहा है, उसकी तरफ से थोड़ी सी ये लोग को हर जगह होता है। ये जो वर्ल्ड कप हुआ था क़तर में, तो वहाँ पे कैसा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस वगैरह जो लेना होता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चल रही थी। तो बात वही है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, सब अपनी अपनी जगह पे जाने के बाद नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाने वाली है। लेकिन अभी आप लोग D2 का प्रोसेस शुरू करिए, D2 को समझिए। इंशाल्लाह ताला कोई सवाल वगैरह है तो फिर इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। नमस्कार सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।